नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सेक्रेटेरिएट की शहीद मसाजिद की जल्द तामीर के मुतालबे को असेंबली में उठाया जाएगा। अवामी मसाइल के यकसुई पर तवज्जो दी जाए। पार्टी कायदीन व कारकुनों से सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का खिताब। इल्जामात व तनकीदें मजलिस के अज़ाइम को कमजोर नहीं कर सकते। अवाम की खिदमत करने से ही आखिरत बेहतर होगी। कायद मजलिस अकबर उवैसी का खिताब। ड्रग्स की जांच के लिए KTR तैयार। व्हाइट चैलेंज कबूल करने रेवंत रेड्डी का चैलेंज। इतवार को मरकजी गणेश निमज्जन जुलूस, इंतजामात मुकम्मल। पुलिस का वसीतर बंदोबस्त, हसास इलाकों में चौकसी। रेन बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद में दिल दहला देने वाला वाकया। चंद घंटों की नौमौलूद को इमारत से नीचे फेंक दिया गया। मासूम बच्ची करिश्माती तौर पर महफूज। और शौहर के हाथों बीवी का कत्ल। मारेटपल्ली में अफसोसनाक वाकया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन सेक्रेटेरिएट की शहीद मसाजिद की तामीर नौ का मसला आइंदा असेंबली इजलास में उठाएगी। दार इस सलाम में मजलिसी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर यदादरी में करोड़ों रुपए लगाकर मंदिर तामीर करवा रहे हैं, जिसके इफ्तिताह के लिए उन्होंने वजीर आजम को भी मदऊ किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हमें मंदिरों की तामीर पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन साथ ही साथ सेक्रेटेरिएट की शहीद मसाजिद की तामीर भी जरूरी है और इसके लिए मजलिस आवाज बुलंद करेगी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि साथ ही साथ तलबा की स्कॉलरशिप, मेट्रो रेल के रास्ते, पुराने शहर से तामीर, उस्मानिया हॉस्पिटल में नई इमारत की तामीर, नोटरी के दस्तावेजात के रजिस्ट्रेशन के मसले को भी असेंबली में उठाया जाएगा। सदर मजलिस ने कहा कि मजलिस दलित बंधु स्कीम का खैर मकदम करती है और साथ ही साथ मुसलमानों के माशी हालात पर भी एक सेमिनार मुनक्किद करते हुए हुकूमत को मुसलमानों के माशी हालात की मुकम्मल तस्वीर पेश की जाएगी। उन्होंने मजलिसी जिम्मेदारों से कहा कि वो अवाम के मसाइल हल करने के लिए जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, अपनी शिनाख्त को बरकरार रखते हुए अवाम की बिला लिहाज मज़हब मिल्लत खिदमत करें। उन्होंने मजलिसी कायदीन, जिम्मेदारों और अराकीन पर जोर दिया कि वो मजलिस के जलसे रहमतुल्लिल आलमीन को कामयाब करें ताकि जलसे के हकीकी मकासिद हासिल किए जा सके। कि दोबारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अराकीन असेंबली सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को जो शहीद हुकूमत ने किया था उसकी दोबारा फौरन तामीर शुरू की जाए, इसका मुतालबा मजलिस के अराकीन असेंबली करेंगे। क्योंकि हुकूमत ने कोर्ट में भी जवाब दिया, असेंबली में भी एश्योरेंस दिया, हम चाहते हैं कि काम शुरू हो जाए और हमको कोई एतराज नहीं है। चीफ मिनिस्टर, मैं तो मीटिंग अभी हमारी मीटिंग में बोला भी हूं, अराकीन असेंबली के चीफ मिनिस्टर ने यादादरी में जो मंदिर बनाया, लोग बोलते कोई 1200 करोड़ का है, कोई 2000 करोड़ का है, बहुत अच्छा किया, बनाया आपने।
मगर अब बीजेपी अपीसमेंट की बात नहीं कर सकेगी। बीजेपी अपीसमेंट की बात नहीं कर सकेगी। तो हम चीफ मिनिस्टर से बोलेंगे कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर सुना, प्राइम मिनिस्टर को दावत दिए, उसके उद्घाटन में, उसके इफ्तिताम में आए, तो आप ये भी करवा दीजिए। कितने 5-6 करोड़ की मस्जिद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने नक्शा ही बना दिया है, तो ये मसले को उठाया जाएगा। उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग की जरूरत है, उस मसले को उठाया जाएगा। और ये जो नोटराइज डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्री की जाए, जो हमारे इस बहुत से इलाकों में नोटराइज डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री, उसको उसके ताल्लुक से उठाया जाएगा मसले को। उर्दू टीचर्स के पोस्ट को डी रिजर्व करना है, वो मसले को उठाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और साथ ही साथ आपके एक 26 तारीख को 27 तारीख को मजलिस की तरफ से एक सेमिनार हम कर रहे हैं। पूरे माशियात के, सेहत के, गुर्बत के, जो एंटी पॉवर्टी की जो माहिरीन है उनको यहीं बुला रहा हूं मैं, ताकि वो एक पेपर बनाकर डेटा देंगे जो बताएंगे कि तेलंगाना में मुसलमानों का क्या हाल है। अच्छा किया चीफ मिनिस्टर ने कि दलित समाज के लिए उन्होंने दलित बंधु स्कीम का ऐलान किया, बहुत अच्छा है। हम वो फाइंडिंग्स और वो तमाम चीजों को डेटा के साथ हम अपने अराकीन असेंबली को देंगे कि असेंबली में उसको भी उठा के बताएं कि तेलंगाना में मुसलमानों का ये पोजीशन है। और हुकूमत से हम मजीद मुतालबा करेंगे कि इस फाइंडिंग्स और इस रिकमेंडेशन की बुनियाद पर इन सिफारिशात की जो माहिरीन ने, और उनमें वो माहिरीन भी होंगे जो सुदीर कमीशन में जिम्मेदार थे। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सियासी सफर का आगाज ही इल्जामात व तनकीदों से हुआ था, लेकिन आज सारी दुनिया मजलिस की सियासी ताकत, मरकज़ सियासी और खिदमात की मोतरफ हो रही है। दारुस्सलाम में मजलिसी अरकान के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मिल्लत के सियासी शऊर को बेदारी के साथ साथ मजलिस सारे मुल्क के कमजोर व मजलूम मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रही है। इसके अलावा मिल्लत की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए तालीमी इदारों का जाल फैला रही है। अकबर ओवैसी ने कहा कि वो सालाना मिल्लत तालीमी ट्रस्ट के जरिए हजारों तलबा को मेयारी तालीम फराहम कर रहे हैं। उन्होंने मजलिसी जिम्मेदारों से कहा कि वो मिल्लत की खिदमत आखिरत का सौदा समझ कर करें, अवाम को परेशान न करें, बल्कि उनके हकीकी हमदर्द बने। अकबर ओवैसी ने कहा कि मजलिसी जिम्मेदारों की आंखें खुली हैं और मजलिस अवाम के साथ ज्यादती और जुल्म और सितम को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि मजलिस यहां तक बेशुमार कुर्बानियों के जरिए पहुंची है और उन्होंने खुद अपना खून देकर जमात को मुस्तहकम और मजबूत किया है और किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो मजलिस को कमजोर करें। और लोग बोलेंगे कि क्या काम है, तो काम है हमारा। बता दो कि हिंदुस्तान में कौन सी जमात है जिसका इतना बड़ा दफ्तर है दारुस्सलाम की तरह, जो हमारा अपना है। ये दारुस्सलाम को हासिल किया, ये मजलिस का कारनामा है। दारुस्सलाम के अहाते में सिर्फ हमारे इत्तेहाद का मरकज नहीं, बल्कि तालीमी इदारों का एक जाल बिछाकर एक तालीम का मरकज बना दिया, ये भी हमारा काम है। अगर पूछते हैं कि मजलिस का काम क्या है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दवाखानों के जरिए, तालीमी इदारों के जरिए काम किया, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तरक्याती सरगर्मियों में भी काम किया। आज अगर जमीनात की कीमतें बढ़ रही हैं तो हमारे काम की वजह से, डेवलपमेंट आने की वजह से काम हो रहा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से काम करने हैं। हम ये हरगिज़ और कतई दावा नहीं करेंगे कि हमने सारे काम किए हैं, लेकिन हमने बहुत काम किया है, अभी बहुत काम करना बाकी है और करेंगे जरूर काम। लेकिन इल्जाम लगाने वाले सिर्फ इल्जाम लगाते हैं। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बुनियादी तालीम से लेकर प्रोफेशनल कोर्सेस की तालीम तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तुफैल है मेरे मरहूम सदर, मेरे बाप
कि जूतियों का सदका है और मेरी सदर की एतमाद और जमात की वजह से ये एक अदना सा मजलिस का सिपाही कुछ काम करने का अहल बना, काबिल बना। और बेशक ये मेरी जात का है, लेकिन मेरी जात तो जमात की है, तो ये मेरे इदारे भी जमात के हैं, ये सारे भी जमात की कामयाबी की निशानियां हैं, मेरी जात की कामयाबी की नहीं। बता दो, मैं पूछना चाहता हूं, मजलिस क्या करी पूछने वालों, बता दो कौन सी ऐसी जमात का कोई लीडर है जो इतने तालीमी इदारे कायम किया जितने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया है। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। अरे एक इमारत बना दो, उसके बाद आकर हमसे सवाल करो तो तुम्हारे सवाल को मैं कबूल करने तैयार हूं। करते तो कुछ नहीं है, लेकिन मजलिस पे इल्जाम। आप तमाम से मैं यही कहूंगा कि इल्जामों की परवाह न करें, अवाम की खिदमत करिए, अवाम के दरमियान में रहिए, छोटे छोटे मसाइल के लिए अवाम के दरमियान में रहिए। कारकुनों से कहूंगा कि अवाम के दरमियान में रहिए। खुदारा अवाम को परेशान न करो, अवाम की परेशानी को दूर करो, अवाम के दरमियान में रह के दूर करो। जमात में अगर आए हैं तो अपनी जात के लिए नहीं आए हैं, जमात में अगर आए हैं तो यह समझ लो कि अपनी आखिरत के लिए आए हैं और अल्लाह को राजी करने के लिए जमात में आए हैं, अपने घर को बनाने के लिए नहीं आए। इसलिए कह रहा हूं कि आज लोग समझ रहे हैं कि जमात में आ गए, कुछ बन गए तो कमाने का जरिया बन जाएगा। नहीं, यह आखिरत कमाने का मरकज है, दुनिया कमाने का नहीं है। लेकिन दुनिया कमाने की नीयत से आएंगे तो याद रखो, ना ही दुनिया मिलेगी तुमको, ना ही आखिरत मिलेगी। और यह ना समझो कि हमारी आंखें बंद हैं, यह ना समझो कि हमारे कान बंद हैं, हमारी आंखें भी खुली हैं। हम उन मुनाफिकों को भी देखते हैं, हम उन चाहने वालों को भी देखते हैं, हम उस चाहने वाले की और बेबस और मजलूम की फरियाद को भी सुनते हैं। तो लेकिन कोई ये ना समझे कि हमारी आंखें बंद हैं, हम नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं, वक्त के इंतजार में हैं। और याद रखो, जब वक्त आएगा तो हर एक से हिसाब तलब किया जाएगा। जो आवाम से ज्यादती करता है, आवाम पर जुल्म करता है, आवाम से नाइंसाफी करता है, मजलिस उनको भी नहीं बख्शेगी, चाहे वो अपने हो या गैर हो, हम उनको भी नहीं बख्शेंगे। बड़ी मेहनत के साथ नस्ल दर नस्ल की कुर्बानियों के बाद हमने इस जमात को बनाया है। अगर इस जमात को कोई धक्का पहुंचाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों ने अपना पसीना दिया है। याद रखो, अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस जमात को अपना खून दिया है, खून दिया है, और इस खून पर आगे जाने नहीं दूंगा। ये जमात जितनी या बैठने वाले की ये जमात उतनी ही मेरी है। मैं ना कभी खायद था, ना कभी खायद बनूंगा, ना खायद बनने की ख्वाहिश है। मैं जमात का सिपाही था, सिपाही हूं और सिपाही रहूंगा। सिपाही बन के हालात का मुकाबला करूंगा। अरे बताओ, कोई है इतना घूमने वाला, इतना फिरने वाला, अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपनी सेहत की परवाह किए बगैर, तनकीदों की परवाह किए बगैर एक निकला है जुनूनी दीवाने की तरह कौम को, मिल्लत को बेदार करने के लिए। लोग कहते हैं कि कामयाबी के लिए नहीं, मेरा सदर कामयाबी के लिए नहीं, मेरा सदर बेदार करने के लिए, मुत्तहिद करने के लिए, अपने वजूद का एहसास दिलाने के लिए निकला है। अपने वजूद का मतलब खुद के वजूद का नहीं, बल्कि अपनी कौम और मिल्लत के वजूद का एहसास दिलाने के लिए निकला। केरला की मलबूसात तैयार करने वाली कीटेक्स कंपनी के साथ तेलंगाना हुकूमत ने याददाश्ती मुफाहमत पर दस्तखत की हैं। इस मौके पर रियासती वज़रा एर्राबल्ली दयाकर राव और सबिता इंदिरा रेड्डी के अलावा कीटेक्स टेक्सटाइल कंपनी के ओहदेदार जैकब और दूसरे मौजूद थे। अपने खिताब में रियासती वजीर KTR ने कंपनी के इंतजामिया के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात और बातचीत का जिक्र किया और तेलंगाना हुकूमत की पॉलिसियों से वाकिफ करवाया। कंपनी के डायरेक्टर जैकब को हैदराबाद दौरे की उन्होंने दावत दी थी। उस वक्त कोविड की वजह से परवाजें बंद थी।
हमने केरला की कंपनी के जिम्मेदारों के लिए फ्लाइट का इंतजाम किया और फिर कंपनी यूनिट के क़याम पर तबादले ख्याल किया गया। वरंगल में 1000 करोड़ रुपए की सरमाकारी का फैसला किया गया, जिससे 4000 रोजगार के मौके पैदा होंगे। केटीआर ने कहा कि हुकूमत कंपनी को मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि ड्रग्स से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपना खून और बाल की जांच कराने के लिए तैयार हैं। मीडिया से गैररस्मी बात करते हुए उनका कहना था कि कोई भी कुछ भी करने से उनका ताल्लुक जोड़ते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को मकतूब लिखने वाला मस्खरा है। केटीआर ने कहा कि इस तरह बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिसका कोई अता पता नहीं। ऐसे लोग भी केसीआर को निशाना बना रहे हैं। केटीआर ने कांग्रेस की चार्जशीट पर तबसरा करते हुए कहा कि मुजरिमों को सिर्फ चार्ज के बारे में ही मालूम होता है, अदालत के चक्कर लगाने वाले ही चार्जशीट के बारे में बात करते हैं। केटीआर ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी मजहब के नाम पर ड्रामा कर रही है। दिल्ली की पार्टी निचली सियासत कर रहे हैं। नई सियासी जमात सिर्फ केसीआर को निशाना बना रही है। कौमी जमातों के खिलाफ तनकीद क्यों नहीं की जाती? टीआरएस के वोट को तकसीम करने के लिए ही शर्मिला और प्रवीण कुमार की पार्टियां काम कर रही हैं। केटीआर ने कहा कि केसीआर के फार्म हाउस बनने से तेलंगाना की तरक्की नहीं रुकेगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सबका कच्चा चिट्ठा मौजूद है, सबको मंजरेआम पर लाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो हुजूराबाद में अपनी जमानत बचाकर बताएं। उन्होंने रेवंत रेड्डी को निशाना बनाते हुए कहा कि पीसीसी ओहदा खरीदने वाला टिकट फरोख्त करेगा। ड्रग्स के खिलाफ सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी की तरफ से वाइड चैलेंज शुरू करने का ऐलान किया गया है। समाज को ड्रग्स से पाक बनाने के लिए हमको आगे आना होगा। उन्होंने टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर और साबिक रुकन पार्लियामेंट विश्वेश्वर रेड्डी को वाइड चैलेंज दिया। पीर के दिन 12 बजे वो गन पार्क पर इनका इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा कि केसीआर या फिर केटीआर टीआरएस के चैलेंज को कबूल करते हुए उनके साथ किसी भी हॉस्पिटल में ड्रग्स के मुआयने के लिए आगे आएं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर की बदउनवानियों के खिलाफ मरकजी सतह पर शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मरकजी वजीर दाखिला को तेलंगाना दौरे के दौरान मुलाकात के लिए दरखास्त दी गई थी ताकि केसीआर की बदमानूनी के सबूत उन्हें हवाले किए जा सके, लेकिन अमित शाह ने मुलाकात के लिए वक्त नहीं दिया। लेकिन 16 सितंबर को रामेश्वर राव ने दिल्ली में मुलाकात की है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मोदी और केसीआर का फेविकोल का जोड़ है। उनका कहना था कि रियासत बीजेपी का रिमोट कंट्रोल केसीआर के हाथ में है, इसलिए केसीआर की बदउनवानियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस, टीआरएस सब मजलिस से खौफजदा हैं। इससे हटकर इन जमातों के पास कोई मौजू नहीं है। जुमे के दिन निर्मल में वजीर दाखिला अमित शाह के जलसे आम में मजलिस पर हुई तनकीद पर अपना रद्देमल देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी मजलिस से इसलिए खौफजदा है कि जीएचएमसी के इंतखाबात में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने गली गली फिर कर मुहिम चलाई और जिस तरह से चंद नशिस्तों में इजाफे से उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। कोविड की दूसरी लहर जारी थी, ये लोग कहीं पर भी नजर नहीं आए। एमएलसी इंतखाबात, नागार्जुना सागर के जिमनी इंतखाबात में बीजेपी को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। जमहूरियत में हर किसी को इंतखाब में हिस्सा लेने का हक हासिल है। खौफजदगी और खुद एतमादी का शिकार इन जमातों की खुद पर भी भरोसा नहीं है। अच्छा, एक और पार्टी ने कहा, पुरानी पार्टी, हाँ, तीनों ने मिलके, देखिए टीआरएस, कांग्रेस, बीजेपी सब मिलके लैला की वाहवाह कर रहे हैं और सबकी जबान पे से ओवैसी एमआईएम है। इनको हमारे सिवा कोई नजर आता ही नहीं है ना। क्या बात है यार, अच्छी बात है, चलिए, मगर इनको हम इन तमाम को बोलना चाह रहे हैं कि हम भी किसी से नहीं डरते, हम सिवा अल्लाह के किसी से नहीं डरते। ये अमित शाह साहब को, होम मिनिस्टर को बड़ी तकलीफ़ है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में आए थे, चार मीनार के दामन में आए, दोनों वार्ड लूज कर गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 घंटे फिराया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, हार गए। तो उनको वो बड़ी तकलीफ़ है, इसीलिए वो अपनी तकलीफ़ का इजहार कर रहे हैं। दूसरों को भी तकलीफ़ है, तो हम भी किसी से नहीं डरते। ये बार बार ये लोग डर की बात क्यों करते? डरने की बात, डेमोक्रेसी में डर क्यों हो रहा है? और डेमोक्रेसी में माइनॉरिटीज़ को कॉन्फिडेंस दिलाना ना, आप तो मेजॉरिटी हैं,
आप तो रूलिंग पार्टी हैं दिल्ली के, आप तो शाह साहब हैं, तो आपकी ज़बान से डर क्यों निकल रहा है? आपकी ज़बान से तो उम्मीद की बात होनी चाहिए। क्या आपसे डर रहे हैं सर वो? नहीं, मुझसे क्यों डरना चाहिए? बुनियाद परस्ती पर वजीर आजम के खदशात के हवाले से सदर मजलिस ने कहा कि बुनियाद परस्ती किसी भी मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए खतरा है। कानपुर में एक 10 साल लड़की अपने बाप को हुजूमी तशद्दुद से बचाने की कोशिश करती है, उस शख्स की मारपीट भी बुनियाद परस्ती है। चूड़ियां फरोख्त करने वाले शख्स को पीटा जाता है, यह भी बुनियाद परस्ती है। जंतर मंतर और दूसरे मकामात पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है, वो भी बुनियाद परस्ती है। मुल्क की एक बड़ी रियासत का वजीर आला अब्बा जान कहता है, इस पर वजीर आजम का क्या मौक़िफ़ है? तालिबान के लिए अमेरिका ने सफरी रुकावटें खत्म कर दी, क्या वजीर आजम अमेरिका के नक्शे कदम पर चलेंगे या फिर उन्हें UAPA के कानून के तहत दहशतगर्दी के जुमरे में शुमार किया जाएगा? देखिए, हमारा मानना यह है कि रेडिकलाइजेशन जहाँ कहीं भी होता है, जिस किसी समाज में होता है, वो उस मुल्क, उस कंट्री, उस देश के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए ख़तरा है। हम प्रधानमंत्री से ये जानना चाहेंगे कि कानपुर में एक 10 साल की लड़की अपने बाप को बचा रही थी, एक मॉब जमा होकर मार रहा था उसको, वो क्या रेडिकलाइज नहीं हुआ मॉब? वो एक आदमी चूड़ियाँ बेचता है तो उसको चूड़ियाँ बेचने की इजाज़त नहीं है क्योंकि उसका नाम मुसलमान है, क्योंकि वो एक मुसलमानों में OBC मंसूरी बरादरी से उसका ताल्लुक़ है, उसका ताल्लुक़ चौरी चौरा के बुज़ुर्गों से। और फिर तीसरा ये है कि जो जितने मॉब लिंचिंग के वाक़यात हो रहे हैं, वो जो लोग नारे लगा रहे हैं जंतर मंतर पर, वो भी तो रेडिकलाइज हो चुके हैं। तो हम प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि यकीनन रेडिकलाइजेशन किसी भी देश के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए थ्रेट है, और प्रधानमंत्री को ये रेडिकलाइजेशन की जो मिसालें मैं पेश किया हूँ, उस पर भी प्रधानमंत्री को उस पर कंडेम करना चाहिए, उसकी मजम्मत करना चाहिए। और प्रधानमंत्री को ये भी बोलना चाहिए कि एक स्टेट का मुख्यमंत्री अब्बा जान कहता है, वो क्या प्रधानमंत्री उससे मुत्तफिक हैं, उनकी उस भाषा से? और क्या ये जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं वो चचा जान बोलता है, तो क्या वो भी उससे मुत्तफिक हैं? ये लोग रेडिकलाइज नहीं हुए क्या? ये भी रेडिकलाइजेशन है। तो प्रधानमंत्री से हम उम्मीद करते हैं कि वो इन तमाम रेडिकलाइजेशन को भी नोटिस लेंगे और इसका रोकथाम करेंगे। अब प्रधानमंत्री की जो स्पीच रेडिकलाइजेशन SCO में हुई, हम उनसे जानना चाहते हैं कि अमेरिका ने तालिबान के लीडर्स को उनके ट्रैवल के लिए एग्जेम्पशन दिया है, तो क्या प्रधानमंत्री अमेरिका के इस डिक्टेट को मानेंगे, फैसले को? हम ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि भारत यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है, तो क्या अमेरिका के हुक्म पर, क्या भारत अमेरिका के हुक्म को मानकर तालिबान के इन तमाम लीडर्स को डिलिस्ट करेगा या फिर इनको UAPA की टेरर लिस्ट में इनका नाम शामिल करेगा? ये प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने तालिबान के लीडर्स के ट्रैवल के एग्जेम्पशंस दिए हैं। तो फिर क्या हम भी उसको मानेंगे क्या? ये देश को बताना चाहिए मोदी सरकार। 3 मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे किसानों की तायद करते हुए उन्होंने कहा कि जिस किसान लीडर ने उन पर जो रिमार्क्स किए हैं वो उनकी जहनीत को उजागर करता है, लेकिन इसकी वजह से किसानों के तय मजलिस का मौक़िफ़ तब्दील नहीं होगा। आज भी मेरा मानना ये है कि जो फार्म लॉज बनाए गए वो भारत के संविधान के, भारत के आइन के ख़िलाफ़ है और वो किसानों के मफाद में नहीं है, बल्कि वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को उससे फ़ायदा पहुंचेगा। आज भी हमारा स्टैंड वो है, उसमें कोई स्टैंड में तब्दीली नहीं आई। अब देखिए, ऐसा है ना कि ये इनका माइंड सेट है, इनको लगता है कि मुसलमान को इस तरह से पुकारो, तो चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या ये मौसूफ हों, ये इनकी मानसिकता को, इनके माइंडसेट को का इजहार करता है जिसमें मुसलमानों से कूट कूट कर नफ़रत भरी हुई है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये देश देख रहा है, उत्तर प्रदेश के मुसलमान इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं डॉग विजिल पॉलिटिक्स, उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो कुत्ते की सीटी की सियासत इसको कहते हैं। इसी में ये इंडल्ज कर रहे हैं और ये देख रहे हैं लोग। TRS के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस की चार्जशीट फर्जी है।
मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तेलंगाना से ज्यादा शराब कांग्रेस और बीजेपी की इख्तिदार वाली रियासतों में फरोख्त हो रही है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी पीसीसी सदर हैं, लेकिन उनका बटन चंद्रबाबू नायडू के हाथ है। रेवंत रेड्डी क्या हैं, शशि थरूर के बारे में इस्तेमाल किए गए अल्फाज से मालूम हो चुका। इस मौके पर उनका कहना था कि 8 एकड़ में 2 लाख अफराद की गुंजाइश नहीं होती। अगर 2 लाख अफराद गजवेल जलसे में शरीक होने का सबूत पेश करने पर वो सियासत से किनारा कशी अख्तियार कर लेंगे। अगर रेवंत रेड्डी में हिम्मत है तो उनके चैलेंज को कबूल करें। टीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि टीआरएस हैदराबाद यूनिट की तंजीमें सरगर्मियों को जारी माह के आखिर तक मुकम्मल किया जाए। तेलंगाना भवन में हैदराबाद पार्टी कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में केटीआर ने कहा कि रियासत के दीगर इलाकों में पार्टी कमेटियां तश्कील देने का अमल मुकम्मल हो चुका है। कमेटियां तश्कील देने का अमल इस माह के आखिर तक मुकम्मल करें। कमेटियों में काम करने वालों को पहली तरजीह दी जाए। आइंदा 10 दिनों में कमेटियां तश्कील देने के अमल की निगरानी करने के लिए पार्टी सेक्रेटरी को मुकर्रर किया गया है। इजलास में शहर से ताल्लुक रखने वाले वज़रा, मेयर विजयलक्ष्मी, डिप्टी मेयर और दीगर सीनियर कायदीन भी मौजूद थे। टोली मस्जिद के मौज़िन ने मस्जिद के अहाते में अखामती स्कूल के क़याम की तिलावत पर कहा कि स्कूल के क़याम से मस्जिद के पास मसाइल पैदा हो सकते हैं। मौज़िन मोहम्मद अमजद अली ने कहा कि शहर में कई मकामात पर सरकारी और वक्फ अराजी मौजूद है, वहां पर अखामती स्कूल कायम किया जा सकता है, लेकिन यहाँ मस्जिद के अहाते में स्कूल के क़याम से इबादतों में खलल पैदा हो सकता है। उनका कहना था कि मुकामी मुसल्ली भी अखामती स्कूल के यहाँ पर क़याम को लेकर एतराज कर रहे हैं, इसलिए सदरनशीन वक्फ बोर्ड और महकमे तालीम से गुजारिश है कि इस फैसले पर नजरसानी करें। इस्लामी अखामती यूनिवर्सिटी जामिअतुल ममुनात मगलपुरे में औरत और इस्लामी माशरे पर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस कॉन्फ्रेंस में मुकामी उलमा मशाइखीन ने खिताब किया। मौलाना सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती जानशीन व सज्जादा नशीन दीवान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ, मौलाना हबीबुर रहमान नियाजी सज्जादा नशीन दरगाह मीर कुर्बान अली राजस्थान, मौलाना सैयद हसनैन बकाई, मौलाना मोहम्मद मंजरुल इस्लाम में मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मुफ्ती हाफिज मोहम्मद मस्तान अली कादरी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने हफ्ते को आजमपुरा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। रुकन असम्बली ने वाटर वर्क्स, बलदिया और बरकी ओहदेदारों के अलावा ट्रैफिक इंस्पेक्टर ज्योत्सना के हमरा, आजमपुरा फुटबॉल ग्राउंड, लालाजार होटल, शुएब मेमोरियल लाइब्रेरी के आसपास के मकीनों से मुलाकात की। मुकामी अवाम की तरफ से मिनहोल्स के ढक्कनों की तब्दीली, बरकी वोल्टेज में बेकायदियों के मसाइल रुकन असम्बली से रुजू किए गए। रुकन असम्बली ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को फौरी इन मसाइल की यकसुई की हिदायत दी। मुकामी अवाम ने लालाजार होटल से आजमपुरा पुल जाने वाले रास्ते पर नाले के किनारे गैर मजाज पार्किंग पर भी तवज्जो दिलाई, जिस पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर ज्योत्सना ने कार्रवाई का तयक़ुन दिया। मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली के बरवक्त व हरकियाती इक़दामात पर इज़हार तशक्कुर किया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया है कि 19 सितंबर बरोज इतवार को निकाले जाने वाले गणेश निमज्जन जुलूस की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि निमज्जन के इंतजामात के लिए 21,000 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया जा रहा है। निमज्जन के लिए हुसैन सागर, मीरालम टैंक, एर्राकुंटा, शेखपेट, सरूनगर और हशमतपेट में मौसर इंतजामात किए गए हैं। बालापुर से जुलूस का आगाज होगा। कमिश्नर पुलिस ने उम्मीद का इजहार किया कि इतवार की रात तक तमाम मूर्तियों का निमज्जन मुकम्मल हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जो मेन रूट है बालापुर से हुसैन सागर, इस रूट को छोटे छोटे सेक्टर में डिवाइड करके ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, सेंट्रल जोन, साउथ जोन सभी के ऑफिसर्स को डिप्लॉयमेंट दिया गया है और हमारे जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी हैंड होल्डिंग के लिए अलग अलग एरिया में डिप्लॉयमेंट के लिए उसका सुपरविजन करेंगे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जियो टैगिंग और बार कोडिंग से बहुत मदद मिलेगी। इसमें हमारे आईटी सेल की तरफ से बहुत काम हुआ है और सबसे यही कोशिश है कि ये निमज्जनम प्रोसेस जल्दी से जल्दी शुरू करें, क्योंकि मंडे को पितृपक्ष है और पितृपक्ष को लोग शुभ नहीं मानते हैं।
पुलिस अहदेदार शाहनवाज कासिम ने हफ्ते को बालापुर गणेश जुलूस की गुजरगाह का मुआयना किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज कमिश्नर पुलिस ने भी बालापुर से टैंकबंड तक जुलूस की गुजरगाह के 17 किलोमीटर का अहाता किया था। जुलूस के लिए फलकनुमा ब्रिज को एक दिन के लिए आर्जी तौर पर खोला जा रहा है। शाहनवाज कासिम को इस इलाके से जुलूस की निगरानी का जिम्मेदार बनाया गया है। उन्होंने आर्जी तौर पर फलकनुमा ब्रिज को खोले जाने के सिलसिले में इंजीनियर से बातचीत की और शाम तक इजाजतनामा देने की दरखास्त की। दूसरी तरफ डीसीपी साउथ जोन गजराव भोपाल ने भी साउथ जोन से गणेश मूर्तियों के गुजरने के रास्तों का मुआयना किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि साउथ जोन में जुलूस के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 3300 मुलाजमीन साउथ जोन में तैनात रहेंगे। 10 फीट वाली मूर्तियों को ही टैंक बंद जाने की इजाजत रहेगी। फलकनुमा ब्रिज से बालापुर से आने वाली बड़ी मूर्तियों को आरजी रास्ता दिया जाएगा, जबकि दूसरी छोटी मूर्तियों को कंदिकल गेट, उप्पुगुड़ा, नागुल चिंता, लाल दरवाजा से गुजरना होगा। उन्होंने बताया कि 100 जून से 900 मूर्तियों का विसर्जन टैंक बंड में होगा, जबकि 100 से 150 मूर्तियों का विसर्जन मीरालम टैंक और दूसरे करीबी तालाबों और कुंटों में किया जाएगा। मूर्तियों की गाड़ियों पर स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं, जिससे निमज्जन में आसानी होगी। तमाम मूर्तियों की टैगिंग की गई है, जिससे निमज्जन के इंतजामात में सहूलत होगी। मीरपेट पुलिस ने तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलविस 2 सारिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि शनमुगम गौतम और एक ज्वेनाल आपस में गहरे दोस्त हैं। अपने ताइशात को पूरा करने के लिए दोनों ने जुर्म का रास्ता अख्तियार किया। दोनों रात के औकात में तनहा जाने वाली ज़ईफ ख्वातीन को निशाना बनाया करते थे। पुलिस ने शनमुगम और उसके साथी को नंदे हिल्स बस स्टॉप के पास गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 15 तोले के तिलाई जेवरात, जिसकी मालियत 1.5 लाख रुपए है, जब्त कर ली गई। रिंद बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है, जहां चंद घंटों की नौमौलूद बच्ची को इमारत से नीचे फेंक दिया गया, लेकिन बच्ची ऊपर से नीचे गिरने के बावजूद भी करिश्माती तौर पर महफूज रही। उसे फौरी नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक ब्राह्मणवाड़ी में अनिल सॉन्ग के मालिक दुकान खोलकर बैठे थे। अचानक उनकी दुकान के टीन शेड पर कुछ गिरने की आवाज आई। पहले उन्होंने समझा कि शायद बिल्ली होगी, लेकिन जब वहां से रोने की आवाज आई तो उन्होंने देखा तो चंद घंटों की नौमौलूद बच्ची वहां पर रो रही थी। पहले आसपास बच्ची के बारे में पूछा गया तो एक खातून ने बताया कि उन्होंने मुतस्सिल इमारत से किसी को बच्ची को फेंकते हुए देखा। फौरी पुलिस को तलब कर लिया गया। पुलिस ने इस इमारत का जायजा लिया जहां बच्ची को फेंके जाने का शुबा था। बताया गया है कि उसी घर से खून में लुथपुथ एक कपड़ा भी मिला है। घर वालों से पूछताछ की गई है, लेकिन उनका कहना है कि घर में कोई जजगी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस घर वालों से पूछताछ का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई है। दूसरी तरफ लंगर हाउस में जालिम और वहशी शख्स ने अपने 2 साल के बेटे का गला काटकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। यह वाकया जुमे की रात पेश आया। फौरी तौर पर मिली इत्तला के मुताबिक 2 साला लड़के इस्माइल का उसके बाप काजी मोहम्मद हसीब ने तेज धारी वाले हथियार से अपने घर में गला काटकर कत्ल कर दिया और फिर फरारी इख्तियार की। पुलिस ने बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने में महफूज कर दिया और मुख्तलिफ जावियों से इसकी तहकीकात जारी है। मुलजिम की तलाश के लिए खुसूसी में तश्कील दी गई हैं। बताया गया कि हसीब की शादी 3 साल पहले नुसरत जहां से हुई थी और उन्हें 2 बच्चे हैं। नुसरत के रिश्तेदारों के मुताबिक 2 साला इस्माइल बुखार से मुतासिर था और जब शाम में वो रो रहा था, हसीब गली में लेकर उसे टहलने लगा। फिर वो उसे मकान की पहली मंजिल पर ले गया, लेकिन अचानक चीखो पुकार की आवाज आई। हसीब पांव धोकर घर से बाहर निकल गया। जब घर वालों ने उसे दरियाफ्त किया तो उसने कहा कि बच्चा ऊपर खेल रहा है। जब मां नुसरत ऊपर गई तो उनके लख्त जिगर का गला कटा हुआ था। हसीब के खिलाफ उनकी अहलिया ने हरासानी की शिकायत भी दर्ज कराई थी। यह भी कहा गया कि मुलजिम हसीब का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। पुलिस ने केस दर्ज किया है और उसकी तहकीकात जारी है। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हदूद में निकाह के फौरी बाद दुल्हन महर की रकम और जेवरात लेकर मुबैना तौर पर फरार हो गई। नौशाह इलियास ने बताया कि समरीन के साथ उसकी रजामंदी से रिश्ता हुआ था। निकाह में 50,000 रुपए नकद महर की रकम अदा की गई, जबकि 1.25 लाख के जेवरात भी चढ़ाए गए। निकाह अंजाम देने के लिए काजी ने 5,000 रुपए लिए थे। इलियास का कहना था कि निकाह के बाद दुल्हन की खाला ने कहा कि वो ब्यूटी पार्लर जाकर आते हैं,
इलियास और उनके अफराद खानदान ने ब्यूटी पार्लर जाने से मना किया, लेकिन इसके बावजूद भी दुल्हन अपनी खाला और दूसरों के साथ चली गई और वापस नहीं लौटी। काफी देर तक दुल्हन के न लौटने और राब्ते में न आने पर यह मामला मीडिया में आ गया। नौशा इलियास का कहना था कि अब वो समरीन से रिश्ता रखना नहीं चाहता क्योंकि भरोसा टूट चुका है। महर की रकम और जेवरात उसे लौटा दिए जाएं। अभी तक इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। मारेटपल्ली की हुदूद में एक शख्स ने अपनी बीवी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मकतूला बानू बेगम को उनके शौहर बालाजी नगर ले गए और वहां पर उनका कत्ल किया। ससुराल आकर उसने बताया कि बीवी उसी के घर में है, लेकिन ससुराल वालों ने उनके न लौटने पर शक होने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। तलाश करने पर शौहर के घर से बानू बेगम की लाश बरामद हुई। बताया गया कि 12 सितंबर को यह कत्ल हुआ था और लाश 16 सितंबर को बरामद हुई। मारेटपल्ली पुलिस मसरूफ तहकीकात है। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हदूद में 17 साला नौजवान कुंटे में गरकाब होकर फौत हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त मुस्तफ़ा की हैसियत से की गई। तफसीलात के मुताबिक पहाड़ी शरीफ राजीव गांधी नगर के कुंटे को मुस्तफ़ा तैराकी के लिए गया था, वापस नहीं लौटा। घर वालों ने तलाश किया तो कुंटे के पास उसके कपड़े और टोपी पाई गई। फौरी पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। मज़ीद तहकीकात जारी है। माधोपुर पुलिस स्टेशन के हदूद में शराब की दुकान में आग लगने का वाकया पेश आया। बताया गया है कि अय्यप्पा सोसाइटी YSR मुजस्समे के पास वाक़ हाउस ऑफ स्पिरिट वाइन शॉप में आग लग गई। बताया गया है कि दुकान में गणेश की मूर्ति के पास दिया जलाया गया था और शायद दिया के नीचे गिरने से ही आग लगी होगी। फायर ब्रिगेड ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सेक्रेटरीट की शहीद मसाजिद की जल्द तामीर के मुतालबे को असेंबली में उठाया जाएगा। अवामी मसाइल के यकसुई पर तवज्जो दी जाए। पार्टी कायदीन व कारकुनों से सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का खिताब। इल्जामात व तनकीदें मजलिस के अज़ाइम को कमजोर नहीं कर सकते। अवाम की खिदमत करने से ही आखिरत बेहतर होगी। कायदे मजलिस अकबर उवैसी का खिताब। ड्रग्स की जांच के लिए KTR तैयार। व्हाइट चैलेंज कबूल करने रेवंत रेड्डी का चैलेंज। इतवार को मरकजी गणेश निमज्जन जुलूस, इंतजामात मुकम्मल। पुलिस का वसीतर बंदोबस्त, हसास इलाकों में चौकसी। रेन बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद में दिल दहला देने वाला वाकया। चंद घंटों की नौमौलूद को इमारत से नीचे फेंक दिया गया। मासूम बच्ची करिश्माती तौर पर महफूज। और शौहर के हाथों बीवी का कत्ल। मारेटपल्ली में अफसोसनाक वाकया। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।